मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी, संतोष सुमन की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाती है। यह भी हम मान लेते हैं कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। अगर ये लोग एनडीए का हिस्सा न होंगे और महागठबंधन का भी हिस्सा नहीं होंगे, ये लोग अपने आप में आइसोलेशन में चुनाव लड़ेंगे, अपनी स्वतंत्र वजूद पर चुनाव लड़ेंगे, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस्तीफा दे दिया है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के साथ डील पूरी फाइनल है या फिर कहीं कुछ अभी बाकी है सस्पेंस? देखिए, डील तो बंद कमरे में होता है। उनको भी 23 तारीख तक इंतजार करना चाहिए था। 23 तारीख की महागठबंधन की मीटिंग निकल जाती, तब इनको ऑफर करते कि आप शामिल हो जाइए। बुलाया नहीं जीतन राम मांझी को? बुलाने का वक्त निकल भी तो नहीं गया था, अभी वक्त बच रहा था। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो महागठबंधन का हिस्सा है अब तक है, उनके बेटे संतोष सुमन हम कोटे से एकमात्र मंत्री थे नीतीश कैबिनेट में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह है कि जो तकरीबन तय नजर आ रहा है कि जीतन राम मांझी ये पाला बदलने जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन इससे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, 2024 पर क्या असर होगा, महागठबंधन ने क्या खोया है, बीजेपी ने क्या पाया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। पहली प्रतिक्रिया सर इस इस्तीफे पर। बीजेपी ने क्या पाया है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन महागठबंधन ने खोया है। महागठबंधन के पास एक कद्दावर दलित चेहरा था, जिसकी एक अपनी साफ सुथरी इमेज थी, जिसके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव था। वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे, और इस कद का नीतीश कुमार के पास कोई, या महागठबंधन के पास ही कोई दलित चेहरा नहीं है। ये बीजेपी में गए नहीं है, एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरा जो बड़ा दलित चेहरा है बिहार की राजनीति में, चिराग पासवान, वो भी एनडीए में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। तो बीजेपी या एनडीए को कुछ प्राप्त हुआ ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, नीतीश कुमार खोए जरूर है, नीतीश कुमार लॉस में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और यही स्थिति अगर बनी रह भी जाती है, मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी, संतोष सुमन की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाती है, यह भी हम मान लेते हैं कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। अगर ये लोग एनडीए का हिस्सा न होंगे और महागठबंधन का भी हिस्सा नहीं होंगे, ये लोग अपने आप में आइसोलेशन में चुनाव लड़ेंगे, अपनी स्वतंत्र वजूद पर चुनाव लड़ेंगे, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस्तीफा दे दिया है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के साथ डील पूरी फाइनल है या फिर कहीं कुछ अभी बाकी है सस्पेंस? देखिए, डील तो बंद कमरे में होता है, और जब तक आधिकारिक रूप से दोनों पक्ष के लोग इस तरीके से हाथ उठा के जो एक फोटोग्राफी वाला जो पोज होता है वैसे करते हुए मीडिया के सामने बयान न दे, तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या डील हुआ या नहीं हुआ, क्या ऑफर इनको मिला। लेकिन एक डील तो जरूर हुआ। नीतीश कुमार ने एक ऑफर दिया था जीतन राम मांझी को कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जदयू में, और उनका कहना यह था कि जितनी सीट की आप अपेक्षा रखे हुए हैं उतनी सीट हम आपको एक अलग पार्टी के नाते नहीं दे सकते हैं। हाँ, मेरी पार्टी में आ जाइएगा तो आपके जो 2-3 लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हैं उनको हम अपने सिंबल पे एडजस्ट कर लेंगे। इस डील को जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने नकार दिया है। तो ये एक डील फाइनल होता हुआ दिख रहा है, जो फाइनल न होके भी फाइनल हो गया। और बीजेपी के साइड से या एनडीए के साइड से इनको क्या डील मिला और क्या ऑफर है, जब तक ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं या जब तक ये खबर कहीं से लीक नहीं होती है, तब तक इस पर कुछ भी कहना एक अनुमान लगाना है। और मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि मैं कुछ इस तरीके से अनुमान लगाऊं। हाँ, एक फोरसाइटनेस कहता है, एक दूरदृष्टि ये जरूर कहती है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के साथ या जाएंगे, एनडीए का हिस्सा होंगे, और मैक्सिमम 2 लोकसभा का सीट इनको मिलेगा। ये भी मैं बता रहा हूं। टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जब 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है बिहार में, और उससे ठीक पहले संतोष सुमन झटका देते हैं, इस्तीफा देते हैं। जीतन राम मांझी ने तकरीबन खुद को महागठबंधन से अलग ही कर लिया, औपचारिक ऐलान बाकी है, मैं तो ऐसा समझता हूं। तो बीजेपी इसको भुना भी रही है, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है कि आप विपक्षी दलों को एकजुट करने चले हैं और यहाँ आपके कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। ये टाइमिंग जानबूझकर चुनी गई।
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर टाइमिंग ऐसा निकल के आ भी रहा है तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार हैं। उनको भी 23 तारीख तक इंतजार करना चाहिए था। 23 तारीख की महागठबंधन की मीटिंग निकल जाती, तब इनको ऑफर करते कि आप शामिल हो जाइए। बुलाया नहीं जीतन राम मांझी को। बुलाने का वक्त निकल भी तो नहीं गया था, अभी वक्त बच रहा था। गलती ये हो गई कि नीतीश कुमार को पता है कि उनकी शक्ति प्रति क्षण छीन हो रही है और उसको डैमेज कंट्रोल करने की लिहाज से वो जीतन राम मांझी को ऑफर दे बैठे कि आप मेरी ही पार्टी में शामिल हो जाइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट, उनको शामिल कराने आए थे अपनी पार्टी में, वो गठबंधन से निकल गए। तो ये माने छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन विशुद्ध तौर पर नीतीश कुमार ने राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया है। इस तरीके के ऑफर के लिए उनको जो एक मेगा इवेंट वो करने जा रहे हैं, उस इवेंट के हो जाने का इंतजार करना चाहिए था। ये मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति की समझ कहती है। और दूसरा एक चीज और है, 23 तारीख को अगर जमघट होता है, अगर जो होता है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि उस जमघट को पहले ही हल्का करने की कोशिश कर दी गई। ये आरोप 3 पर लगेंगे कि आप दुनिया भर को इकट्ठा कर रहे हैं और घर ही में है जो लोग शांत नहीं है। और इस अशांति से सबसे ज्यादा खुश कोई होगा तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। सोचिए लालू यादव को क्या लगता होगा, एक जगह से राजनीति शुरू किए, कभी वो भी हसरत देखते थे कि हम देश के प्रधानमंत्री होंगे, वो हसरत देखते रहे, नीतीश कुमार उस पर 4 कदम चल रहे हैं। आज लालू यादव को थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई होगी कि चलो चले तो, लेकिन लड़खड़ा के गिर गए तुम। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे, बिहार के जाने माने पत्रकार, और बहुत मौजूद सवाल कि अब इस्तीफा तो दे दिया संतोष सुमन ने, आगे क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।